ऑन लॉयर्स, हम क्या-क्या झेल रहे हैं, हम उसका डिस्कशन कुछ करना चाहते थे अपने साथियों के साथ और कुछ हमारी डिमांड्स क्या हो सकती हैं अथॉरिटीज़ के से, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप लोग सारे लॉयर हैं तो समझते ही हैं कि क्या-क्या इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने जो इश्यूज़ फेस कर रहे हो या अपने साथियों के जो इश्यूज़ हैं, प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर करो। यही एक प्लेटफ़ॉर्म है। मुझे नहीं लगता कि और कोई प्लेटफ़ॉर्म मिलता है हम लोगों को शेयर करने के लिए, तो हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम कहीं और जाते हैं तो वो नेता का भाषण सुन के जो हमारे बार लीडर्स हैं, उनका भाषण सुन के वापस आ जाते हैं और हमने 7-8 महीने में देखा ही है कि उसका कुछ ख़ास इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर हुआ नहीं। जो एक इंस्टॉलमेंट 5,000 की दे दी, वो उससे काम चलाओ, तो वो तो कुछ भी नहीं था। तो अब मेरा रोल यहाँ पे सिर्फ़ फैसिलिटेट करना है, मैं होस्ट हूँ। आप लोगों ने ये पूरा सेशन चलाना है। तो मैं एक्चुअली इनवाइट करूँगा पहले हिना मैम को, अगर वो कुछ बोलना चाहें, यस। अपना शेयर करना चाहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ। आप सब बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने अपने यहाँ पर जो हम लोगों ने एक डिस्कशन रखा है, जैसे कि साथी कपिल जी ने आपको इन ब्रीफ बताया है कि हम किस टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ पर जमा हैं और सेशन चलने तक जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ा-थोड़ा करके सबसे सुने। और साथियों, ये जो पीरियड चल रहा है कोविड का, मार्च से स्टार्ट हुआ और आज हम पर मंथ एंड लास्ट डे ऑफ अक्टूबर में हैं। इतने सारे महीनों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एज लॉयर्स भी हमने फेस की हैं, और महिला होने के नाते हम लोगों ने दोहरी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। इकोनॉमिक और इकोनॉमी इनसफिशिएंट, पैसा इनसफिशिएंट होने की वजह से जो घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको भी हमने फेस किया है। तो हमारे बहुत सारे साथी जन हस्तक्षेप लॉयर्स यूनिट की तरफ से और पीएमएस लॉयर्स यूनिट की तरफ से जो हमने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है, उसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं जो एक क्रोनोलॉजी ऑफ पैनलिस्ट है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी विद डेटा जो हम इनवाइट करेंगे मिस्टर रजत श्रीवास्तव को। फिर उनके बाद पीएमएस लॉयर्स यूनिट से हैं हमारी शोभा एडवोकेट, वो अपने विचार रखेंगी। उसके बाद उर्वशी बसाक, वो आपको बताएंगी कि एज सिंगल वुमन एंड लॉयर साइमल्टेनियसली उन्होंने किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना किया है इस कोविड पीरियड में। फिर उसके बाद पूनम कौशिक अपने विचार रखेंगी इस पर। और दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो डिस्कशन है आज हमने सडनली प्लान नहीं किया है, बल्कि ये जो डिस्कशन है एक हमारे उस एफर्ट का हिस्सा है कि जो हमने स्टार्ट किया था मई मंथ में, या शायद अप्रैल एंड में। हमने लेटर्स लिखे थे सीएम, पीएम, बीसीडी और बीसीआई को, सेइंग दैट कि जो लॉयर्स हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस पीरियड में, तो उनको 10,000 पर मंथ के हिसाब से ड्यूरिंग द कोविड पीरियड एक फाइनेंशियल एड असिस्टेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसमें हमने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था। जो हमारे साथी यहाँ पर प्रेजेंट हैं आज और नहीं भी हैं, तो बहुत सारे लोग जो आज प्रेजेंट नहीं हैं यहाँ पर, उन्होंने भी सिग्नेचर कैंपेन के हिस्सेदार थे। वो लोग भी, उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया था, उन्होंने भी साइन किए थे। तो वो भी एक है। और उसके बाद जो कॉन्क्रीट रिजल्ट इसका क्या होगा, वो हम तय करेंगे कि क्या क्या डिमांड फर्दर हमें आगे बीसीडी और बीसीआई और गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए। तो अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर रजत श्रीवास्तव, वो अपने विचार इस टॉपिक पे रखें। मिस्टर रजत। Hello everyone.
आई एम रजत, जैसे मैम ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 4 years and I've practiced in various tribunals and courts. तो मैं इसको बहुत ब्रीफ रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा आपको कि एवरीबडी इज़ अ लॉयर, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एंड द सिचुएशन इज़ वेरी बैड, दैट्स द ग्राउंड ट्रूथ। मैं एक आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इन द मंथ ऑफ जुलाई, मैं खैर 30 हज़ारी मेरे घर के करीब पड़ता है, तो मैं जाके वहाँ पे कुत्तों को बिस्किट खिला रहा था। तो एक एडवोकेट आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप इनको क्यों खिला रहे हो, आप हमें ही खिला दो। तो दैट वाज अ वेरी सैड थिंग जो मैंने फील करी अबाउट द सिचुएशन दैट मैं डॉग्स खिला रहा हूँ एंड एडवोकेट आके बोल रहे हैं कि मुझे आप। The other incident which I would like to talk about is हमारे एक मित्र हैं जिनके जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं 30 हज़ारी में ही, तो उनके सीनियर के बारे में उन्होंने बात करी। वो तो खैर वापस गांव चले गए। उन्होंने बताया कि उनके सीनियर इज ओनली हैविंग वन मील अ सिंगल डे, सो दैट हिज फैमिली बेसिकली। आप जितना भी बोलो, क्लाइंट्स डू नॉट हैव मनी, देयर इज नो मनी इन द मार्केट एक्सेप्ट फॉर सम कमर्शियल मैटर्स। उसमें चलो आप कभी भी थोड़ा यू कैन आस्क फॉर some money, but otherwise personal matter, personal cases like cases relating to property and otherwise, people don't have money. So apparently the profession is suffering very very badly. तो मैं अब बताना चाहूँगा कि what all things are basically there, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो आई जस्ट डिवाइड इट इनटू फोर थिंग्स। First of all, what the judiciary has done. Secondly, what the bar councils have done. Thirdly, what the government has done. And individually, how advocates are helping each other. So, from a judicial point of view, I would like to, मैं chronologically, I will not go, but I will just pinpoint, मैं pinpoint करके आपको बता दूंगा कि what all things the court has held. तो PILs वगैरह काफ़ी प्रेफर करी गई हैं एंड कोर्ट्स ने ये बोला है दैट बार काउंसिल शुड एक्चुअली कंसिडर अबाउट इट्स ब्रेदरन। तो कोर्ट इटसेल्फ हैज नॉट गिवन एनी डायरेक्शन। कोर्ट ने सिर्फ यही बोला है हर जगह पे दैट बार काउंसिल एंड जो आपके कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं वो आगे आएं और वो कुछ प्लान करें फॉर द फेलो एडवोकेट। Maximum what the court has done, what judiciary has done is accommodate us that that the client should not suffer because of non-applicability of non-presence before the court. So this is what judiciary has done. What as far as bar council is concerned, there's just one thing that was 5,000 rupees per advocate which was given. उसके अलावा एक there is a thing advocates welfare trustee committee. तो उसमें रफली अराउंड 1 CR अप्रूव हुआ है दैट इज फॉर इंडिजेंट एडवोकेट्स। नाउ जरूरी नहीं है आपको कोविड हो या कुछ भी हो, इफ यू देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया, अगर आप वो फुलफिल कर देते हैं यू डिक्लेयर्ड एज इंडिजेंट, तो यू कैन क्लेम एन अमाउंट एंड एज पर अ पर्टिकुलर जजमेंट। मैंने जो केस पढ़ा था एग्जैक्टली डू नॉट रिमेम्बर, एन एडवोकेट क्लेम्ड एन अमाउंट ऑफ 25,000। so this there is a court order also on this. तो लेटर ऑन अगर होता है मैं ये शेयर कर दूंगा वट एवर ग्रुप इज देयर, आई कैन शेयर द लिंक ऑल्सो। अच्छा, उसके बाद ये जो एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी है, इसमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एज पर द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल हैज कंट्रीब्यूटेड रफली अराउंड 93 lakhs. I'm not sure whether it has been processed, but they are just saying that this amount was released by Bar Council of Delhi. And some senior advocates have made an effort कि at least district court के advocates को at least इस चीज़ की जानकारी हो, so that they can go and if they are really suffering to take care of their families and for themselves, वो आके advocates welfare fund से को अप्रोच करें और उसका बेशक लाभ उठाएं ताकि उनका जो बर्डन है थोड़ा कम हो। The next thing I would like to speak on is what the government has done. So, Bar Council of India, what they have done is, Bar Council of India, what they have done is that um,
as per the record which is available, there is roughly around 9,678 CR in PM cares and contingency fund, दोनों को include करते हुए. So Bar Council have requested to disburse roughly around 500 crore for the betterment of advocates, so that it can be properly distributed amongst the leading bars. जो state bars हैं, उसमें it can be properly distributed और उससे थोड़ा फायदा हो. But this is still pending, and I do not think that PM cares is actually going to do anything about it. तो उसके बाद फिर अगर स्टेट के बारे में बात करें तो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है एडवोकेट्स को. दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन क्लेम्ड. दिल्ली में व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन इज़ एक तो आपका इंश्योरेंस स्कीम है जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च करी थी. सो दैट इज़ वन बेनिफिट विच वन कैन अवेल. And I think that will be all as far as the government is concerned. With respect to bar councils, Gujarat Bar Council have actually stated that advocates can work meanwhile, for 6 months, and they don't, provided they take permission from the state bars. तो इसका मैं एक रूल आपको बताना चाहता हूँ. There is a rule 52 of Bar Council of India rules. इसमें ये कहता है कि you can do any other profession part time provided you have permission from Bar Council of India. एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने एक कुछ क्राइटेरिया और कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू कर रखे हैं, अंडर डायरेक्शंस इशू कर रखे हैं. अगर आप वो कंप्लाई करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं. इनका सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि कोर्ट ने भी एक बार होल्ड किया था. दे सिंपली से कि आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इट शुड नॉट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोफेशनल वर्क. एडवोकेसी के साथ मतलब डेकोरम मेंटेन हो, इन शॉर्ट. तो द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन इज इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं. सो bars have done as far as they can do. Supreme Court Bar Association is thinking, they have said long time back कि हम अपने advocates को 25,000 रुपए देंगे per advocate if they are needy ones. People have donated money also as per whatever the information is available. So individually, what can we do? Individually, we can assist each other. This is the best we can do. We can be there for each other. We can contribute to each other. We have Paytms and we have our brethren does not. If we don't stand with each other, things are not going to go good. Already bar is separated because we have so many different courts. Initially there was just one bar. I was not in practice, but I'm aware there was just one major bar which used to be Tisazari, because उसके बाद then धीरे धीरे separation होता रहा. Today अगर आप वैसे देखें तो there is, if I speak very honestly, even advocates are not standing for advocates, and that is very sad. There are senior lawyers, there are some senior advocates who are still disbursing salaries to their juniors. एक minimum दे रहे हैं, but many people are not even hiring right now. So where are we suffering? We are suffering financially, yes, but I think more than that, हमारी skills भी बहुत ज़्यादा suffer कर रही हैं. बहुत सारे advocates, because they are not in practice, their skills have started suffering now. So in short, I think this will be all what I would say. The only thing I would like to say is individually, if we can help each other and not totally rely on the system, because जैसा system हो गया है आजकल, you have welfare committees, you have this committee, you have councils. Ultimately, they just end up making profit and not disbursing it when actually there is a need for welfare. So I think that will be all. So thank you everyone, and Hina ji. Thank you, Rajat. Yes. Thank you very much for enlightening us. Thank you. लेकिन एक थोड़ा सा मेरा एक इसमें एक पॉइंट है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि
इंडिविजुअली हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बार काउंसिल और गवर्नमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। ये ठीक है, कहने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एडवोकेट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है आज के टाइम में। तो इंडिविजुअली हम किस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। एनीवे, विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट शोभा to enlighten us on her subject, on this topic which we have chosen today for discussion. Shobha. जैसा कि हिना ने बताया है कि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ और मेरा जो चैम्बर है वो कड़कड़डूमा में है। मोस्टली मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मैटर करती हूँ। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन कोर्ट्स में पहले स्टार्ट हो गया। पीएम मोदी जी साहब ने तो बहुत देर में 1 हफ्ते के बाद कहा है कि हाँ जी 24 तारीख से लॉकडाउन होगा। 16 मार्च से ही कोर्ट के अंदर लिटिगेंट्स के आना बंद कर दिया गया था। एडवोकेट्स को भी कह दिया गया था कि अगर अर्जेंसी नहीं है तो किसी मैटर में अटेंड ना करें। इस तरह से लॉकडाउन तो जुडिशरी पे पहले से आ गया था, लॉयर्स के लिए उससे भी पहले आ गया था, क्योंकि एकदम अनवांटेड सा हुआ था। मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। इसलिए स्थिति को समेटना, बनाना मतलब एकदम टफ काम हो गया था। क्या जैसी स्थिति में आपका सामान था, आपके केसेस थे, आपको उसी स्थिति में उसको छोड़ देना पड़ा। जब जुडिशियल सिस्टम थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हुआ, थोड़ा बहुत स्टार्ट में से भी कहा जाएगा जो ऑनलाइन हुआ, क्योंकि हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ऑनलाइन जैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था, तो इसलिए कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। इस तरह से हुई कि लॉयर को खुद जाके मालूम करना पड़ रहा है भाई आप फिजिकली एप्लीकेशन ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो। उन्होंने कहा जी हम अर्जेंट मैटर देखेंगे, बेल एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन उसके अंदर भी ये नहीं पता कि बेल एप्लीकेशन वो फिजिकल लेंगे, फाइलिंग होगी या ऑनलाइन होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा सफर किया लॉयर्स ने, क्योंकि जब कन्वेंस बनता, ट्रांसपोर्टेशन बनता, तो जाहिर सी बात है आप अपनी कन्वेंस से जाएंगे, या अगर आप कोई कुछ भी हायर करेंगे तो फुल जो कन्वेंस है उसको हायर करके जाएंगे। वहां गए, हमें पता चला कि ठीक है भाई वहां पर तो जो है फिजिकल फाइलिंग भी हो रही है, तो हमने फिर फिजिकल फाइलिंग कर दिया डॉक्यूमेंट। पता चला कि जी ऑनलाइन जो है वहां पर 30,000 में वीसी भी नहीं हो रही है, जैसे आपको फिर फिजिकली जाना पड़ेगा। तो इस तरह के सिस्टम से मतलब कोर्ट्स को खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। उसके बाद मतलब ये तो मैं उस दौरान की बात बता रही हूँ जब लॉकडाउन डिक्लेयर था, प्रॉपर लॉकडाउन डिक्लेयर था, और उसके अंदर भी बेल एप्लीकेशन में जैसा आप पूछ रहे हैं कि मैडम अगर इसमें चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्ज फ्रेम हो गया है, तो अब क्या अर्जेंसी है इस बेल को लगाने की? जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप रेगुलर बेल लगा लेना। ये अजीब सी बात है कि फाइल आपके पास नहीं आ रही है, आप अपने सिस्टम को सुधारिए ना, ताकि हम लोग प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के लिए हम तो तैयार हैं। हमारा क्लाइंट 2 महीने 3 महीने जब तक लॉकडाउन रहा वो अंदर रहा, क्योंकि वो डिसमिस करने को तैयार थे कि मैं डिसमिस कर देता हूँ, उसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। मतलब बेल एप्लीकेशन भी उन्हें अर्जेंसी में नहीं लग रही थी। हार कर क्या हुआ कि विड्रॉ करनी पड़ गई, क्योंकि हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि चार्जशीट के बाद की हमारी स्टेज थी, वो बाद में हम फाइल करते तो वो कंसिडर होती। अब वीसी पर आ जाते हैं, कुछ जगह वीसी के थ्रू ऑनलाइन जा रहा है तो 2 दिन के अंदर रिप्लाई आ रहा है कि ठीक है आपकी एप्लीकेशन में ये कमी है, या आपका ये आईडी नंबर है और आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो कनेक्शन में ही प्रॉब्लम थी, आधा घंटा तो सिर्फ इसी बात पे लग जाता था। हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है, अच्छा आ रहे हैं, अभी जस्ट आपको कनेक्ट करते हैं। मतलब समझ नहीं आता था कि हम कर क्या रहे हैं, क्या यार। तो बड़ी मतलब हंसी ही आती थी। तो पहले तो बेचारा रीडर ही हमें कनेक्ट करने में लगा रहता था, उसके बाद जब वो कंफर्म कर लेता फिर जज साहब का पता चला कि कनेक्शन गायब हो गया,
तो फुल डे इसी में लग जाता था और कई बार ऐसा होता था कि उसके अंदर सिर्फ डेट ही लग जाती थी और वो भी रीडर को हम फोन कर देते तो रीडर हमसे कहता था कि हाँ जी जो है आपके केस में ना एडजस्टमेंट कर दी गई है क्योंकि नेटवर्क प्रॉपर नहीं था। अब वो उनकी मर्जी है, वो 10 दिन देगी, 15 दिन की देंगे, वो उनका सिस्टम था। अब ये 25% कोड की, ये तो मैंने तब बताया जब प्रॉपर लॉकडाउन था। अब 25% कोड खुलने की बात आ गई कि जी ठीक है, फिजिकल फाइलिंग जो है, फिजिकल हियरिंग हो जाया करेगी। अब फिजिकल हियरिंग भी वो हमारे लिए एक मजाक हो गई। जैसे-तैसे किसी क्लाइंट ने कहा जी हमारा काम कर दो, रोते-पीटते तो उसने कुछ फीस दी कि बाकी हम काम होने के बाद दे देंगे। पता चला हम फिजिकल एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो अहमद साहब हैं वो वीसी में बिजी हैं। वो कह रहे हैं जी मैं जैसे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहा हूँ, तो मैडम आप 2-3 बजे के बाद आ जाना। मतलब आप जिस कोर्ट में जाएँगे वो मॉर्निंग से लेकर आप 2-3 बजे तक इंतज़ार करेंगे। जब वो वीसी से फ्री हो जाएँगे, तो उसके बाद वो आपको वो अहमद अपना अ, रूम खोलेगा, फिर वो आपको डब्बा देगा, उसके अंदर आप डब्बे में डालेंगे और बाकायदा जो फाइलिंग है, वो भी देखिए ना प्रॉपर, या तो आप एनवेलप में देंगे और अगर आपकी केस फाइलिंग है, तो आपको इसके ऊपर एक प्लास्टिक का फ़ोल्डर में डालकर आपको देना पड़ेगा। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गया। उसमें में डाल कर देना पड़ेगा, तो 4 दिन बाद फिर वो बताएगा कि आपने फलाने दिन आ जाना है। फिर वो फलाने दिन आप जाएँगे, तभी वो इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन अगर है तो वो अलाउ होगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। अब प्रोसेस फी पे भी वही सिस्टम है। अगर आप गए हो बाय चांस अलमत भी मिल गया तो वारे नहीं आ रहे, अदरवाइज़ तो उसके पास वीसी का बहुत अच्छा है। मतलब या तो वो वीसी करवा रहा होता है या वो फाइल को स्कैन करके जैसा आपको भेज रहा होता है। उसके पास 2 ही कहने के लिए होते हैं, वो बहाना है या एक्चुअल है ये उनके पास उनको पता होगा, बर्डन उन पर भी है। लॉयर पे जैसे बर्डन आया है, वैसे ही बर्डन उन पे भी गया है। फिर वो पीडीएफ की फाइलों के लिए अगर आपने पीएफ दे भी दिया, उसने ले भी लिया, तो आपको फ़ोन करके 50 बार तो क्या पूछना पड़ेगा, हाँ, मेरा पीएफ मिल गया? मिल गया तो वो समन के लिए कहेगा, फिर हमसे कहेगा ठीक है मैडम, आप ना अपनी पूरी फाइल की, एक तो फिजिकल ले ली, आप पूरी फाइल की पीडीएफ बना के भेज दीजिए ताकि मैं उसको समन के लिए भेज सकूँ। मतलब टाइम वेस्टेज अलग, इंटरनेट वेस्टेज अलग। मतलब इस सारी पोजीशन में ये आता है कि जो एक आम वकील है जिसके पास ये सुविधाएँ नहीं है, उसपे तो इंटरनेट का भी फुल अनलिमिटेड इंटरनेट ले या तो, उसपे फुल बर्डन हो गया। अब इंटरनेट आपका काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमारी जो कम्युनिकेशन कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कहाँ पर किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह का नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसी तरह से अगर आप माने आप अपने घर में अवेलेबल हैं, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है आपके साथ। कभी आपकी लाइट चली जाएगी, वाईफ़ाई बंद हो जाएगा, अगर कभी आपके फ़ोन के अंदर डाटा, क्योंकि आप दोनों में से एक ही चीज़ को अवेल करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों को अवेल करेंगे, क्योंकि आप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि ये सारा कुछ तो हुआ, अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी और लंबी डेट लग गई, तो वो बेचारा क्लाइंट आपसे नाराज़ होके चला गया और फीस तो आपकी गई, एफर्ट्स भी गए, टाइम भी गया। और मतलब स्किल्स की जो बात कर रहा था अभी रजत, तो ये समझा जाए कि स्किल्स तो भूल ही जाओ, स्किल्स तो फेल हो गए, क्योंकि अब वो सिर्फ कागज़ भी जाता है और कागज़ में लिख कर चला आता है, पता ही नहीं चलता है कि हाँ, ऑर्डर शीट क्या होती है। जो ऑर्डर शीट होती है, वो अपलोड नहीं होती। जब वो अपलोड नहीं की जाती, तो हमें खुद भी पता चलता है हमारी एप्लीकेशन किस लिए अर्जेंट की गई है। आते टाइम तो रीडर साहब के साथ भी ये दिक्कत होती है, अगर हम फ़ोन करके मालूम भी करना चाहे कि जी हमारे मैटर में क्या हुआ? हमारी एप्लीकेशन थी उसमें क्या हुआ? वो भी कहेगा मैडम अभी मैं वीसी करा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। मतलब ऐसा टफ काम हो गया कि 24 घंटे की नौकरी हो गई। मतलब आप सुबह से लेके शाम तक या तो बेचारे रीडर के पीछे पड़े रहोगे या अलमत के, इस तरह से हमारा वो हो जाएगा। उसके अंदर कुछ नहीं, और उसके ऊपर भी गज़ब ये देखिए ना, मेरे साथ तो एक हादसा और हुआ, पटियाला हाउस में मेरे को एक एग्जीक्यूशन पिटीशन के अंदर एप्लीकेशन लगानी थी। मैंने एप्लीकेशन पहले, क्योंकि अटैचमेंट कराई थी उसकी सैलरी की मार्च में, फरवरी में 28 फरवरी की डेट थी। तो वो क्योंकि लॉकडाउन हो गया इसलिए वो अटैचमेंट नहीं जा सका। अब मैंने एप्लीकेशन दोबारा से मूव की अक्टूबर के महीने में कि जी ठीक है, वो मई में रिटायर्ड हो गया है और अब उसका जो है सेविंग अकाउंट नंबर ये है, आप इसको अटैच कर दीजिए। फाइल टेकन अप भी हो गई, सब कुछ हो गई, सारी ऑर्डर शीट हो गई और लास्ट में लाइन लिख दी गई है कि केस इज अर्जेंट फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रीवियस ऑर्डर। हो गया काम।
तो इसका मतलब ये है ना कि जुडिशरी के पास या तो पूरा जा नहीं रहा है, वो स्कैन करके भेजते हैं, या वो पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब प्रॉपर लिखने के बाद भी अगर वो बात वहीं की वहीं है, तो हमारे स्किल्स क्या कर रहे हैं? हमारे स्किल्स कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम सामने खड़े नहीं है, ऑर्डर शीट हमारे सामने होती ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हो गया, हमें पता ही नहीं कि क्या हो गया। आपको अगर इंस्पेक्शन करने भी जाना होगा, मतलब आप एक काम के लिए इतनी बार चक्कर काटेंगे एक कोड के कि आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। पहले हम एक राउंड लेते थे तो हम ऊपर से नीचे तक सारे काम को लगभग कर लिया करते थे कि ठीक है, आज हम इस कोर्ट में हैं तो फुल डे इस कोर्ट में रहेंगे, तो हम पीएफ भी दे देंगे, इंस्पेक्शन भी कर लेंगे, केस भी अपेयर हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ये सोचा जाए कि आप एक ही कोर्ट के अंदर गए भी है, तो अगर आपकी अपीयरेंस तो बहुत दूर की बात है, अगर आपका एक इंस्पेक्शन भी पूरे दिन में हो जाए तो वो गनीमत समझी जाए। और अब अगर हम सोचें कि चलिए हमारे पास नहीं है नेटवर्क सिस्टम और आम किसी लॉयर के पास नहीं है, तो उसको वीसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। वीसी की हेल्प लेनी पड़ेगी उसको। वीसी की हेल्प लेनी पड़ेगी उसको कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में जाकर। अब कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि उसके अंदर आपको वेट करते करते करते, क्योंकि ज्यादा नहीं है, हर कोर्ट के अंदर 3 या 4 कंप्यूटर लगाए गए हैं और उसमें आपकी बारी बहुत देर में आएगी, तो आपका फुल डे बीत जाता है एक वीसी के लिए। और इस बीच में ये भी पॉसिबल है कि आपका जो है इस बीच में ये भी पॉसिबल है कि सारा का सारा आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए आ रही है, कंटिन्यू। इस बीच में ये भी पॉसिबल है कि हमारा सारा का सारा समय सिर्फ उसी लाइन के अंदर लग जाए। और एप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि जैसा आपको ये खबर नहीं होती कि हाँ जी हम जो है वेट कर रहे हैं, हम वीसी उसके रूम के सामने खड़े हुए वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी एडजमेंट हो जाए। तो इस तरह की जो ये कहा जा रहा है ना कि 25% तो इनका सिस्टम भी नहीं सुधरा है, 25% हियरिंग की नौबत तो तब आएगी ना। और कुल मिलाकर ये नतीजा ये है कि इसका मतलब इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है लॉयर्स के ऊपर कि लॉयर्स मतलब हर तबके के लॉयर्स पे कहा जाएगा। हो सकता है जो बिल्कुल बाप दादा के जमाने के अमीर हो तो उन्हें फर्क ना पड़े, अदरवाइज जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स है जिसकी इनकम ही इसी से है, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। वो हैंड टू माउथ की पोजीशन में हो गया। आए दिन हमने लॉकडाउन के दौरान नई नई खबरें देखी कि ठीक है वो फलानी जगह वो जो है लॉयर मर गया, बीमार पाया गया, क्योंकि उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जो रेंट पे रहते हैं उनके साथ दिक्कत थी, क्योंकि रेंट देना खाना खाने से भी एक बड़ी जरूरत हो जाती है। गवर्नमेंट कह तो देती है कि नहीं रेंट लिया जाए, लेकिन ये भी सोचा जाइए ना जिसका रेंट है उसके लिए भी वही इनकम का एकमात्र सोर्स है, तो कहाँ से आएगा वो सोर्स, कहाँ से होगा? इसीलिए मतलब अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस उन दिनों की याद करते हैं तो हमें मतलब बहुत ज्यादा दर्द फील होता है कि लोग ऐसे थे कि जिन्हें खाना खाने को भी नहीं मिला, और कुछ लोगों ने तो छोड़ ही दिया है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जो हम लोगों ने ये एक संघर्ष विकसित करने के लिए ये डिस्कशन किया है, और जो हम लोगों ने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स इसको ज्वाइन करें और अपने लिए आवाज उठाएं। अगर अपने लिए आज आवाज नहीं उठाएंगे, हम दुनिया की लड़ाई लड़ते हैं और अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो ताकि हम कहीं गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है, गवर्नमेंट को किसी रिलीफ फंड की और उसकी जरूरत नहीं होती, वो तो दिखावा होता है जनता की पॉकेट से निकाल लेगा। तो कम से कम वो स्पेशली फाइनेंशियल पैकेज घोषित करे लॉयर्स के लिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू शोभा, थैंक यू वेरी मच कि तुमने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर किए और बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो प्रैक्टिस का कोविड-19 तुमने हमारे सामने रखा। और एक और चीज है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे शोभा जी ने शेयर किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सिस्टम
कितना खराब चल रहा है, और अगर कोई भूले भटके कोई क्लाइंट आ भी जाता है तो उसके साथ भी हम कितना जस्टिस कर पा रहे हैं और कितना उसको जस्टिस दिला पा रहे हैं इस पीरियड में। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हाई कोर्ट में जो फाइलिंग सिस्टम है, तो कोविड के बाद से वो सितंबर 1 से पहले पहले वाला जो पीरियड था, उसमें फिजिकल फाइलिंग कहीं पर थी ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग हो रही थी, वो भी अर्जेंट मैटर्स में। तो जैसे शोभा जी ने कहा कि भूले भटके अगर कोई क्लाइंट आ जाता है तो उसके साथ कितना हम काम कर पाते हैं। तो एक मेरे पास एक मैटर आया, स्टे का मैटर था, डिमोलिशन का। डीडीए डिमोलिश करने जा रही थी किसी का मकान, तो वो मैंने ई फाइलिंग के थ्रू उनसे बात करके रातों रात कंप्लेन पिटीशन बनाई, और उसको पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जानते हुए भी कि दूसरे दिन वो उसकी हियरिंग पे आ गया वो, क्योंकि स्टे का मैटर था। तो उनको इसमें ना गाइडलाइंस दी हुई थी कि स्टे और अरेस्ट वाले जो मैटर्स हैं उनको थोड़ा प्रायोरिटी पे लें। वो हियरिंग पे आ गया, और हियरिंग पे आने के बाद उन्होंने मुझे सुन लिया, और सुनने के बाद नोटिस किया उन्होंने डीटीए को, और उसमें डेट जो है वो 1 महीने बाद की दे दी। प्रैक्टिकलिटी देखो, और मैं वीसी के थ्रू हियरिंग हो रही है और मैं उनको बोले जा रही हूँ कि काइंडली टेक द मैटर ऑन प्रायोरिटी, बिकॉज हम दस्ती समन भिजा के सर्व कर देंगे, हम ईमेल से कर देंगे, हमने सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है। सुना ही नहीं, 1 महीने बाद की डेट दे दी। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। अप्रोच क्या किया, पहले तो ई फाइलिंग की जो परेशानियां थी उनको हमने झेला। ई फाइलिंग के थ्रू उसमें ना एक कुछ डिफेक्ट आ गए, और डिफेक्ट का एक अलग से एक फोल्डर है ऑनलाइन। जो दोस्त सुन रहे हैं और जिन्होंने ये ई फाइलिंग का प्रोसेस जो जानते हैं, तो उनको पता होगा कि वो जब डिफेक्ट में एक बार चेकिंग के बाद डिफेक्ट में आ जाता है, तो डिफेक्ट वाली जो फोल्डर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके केस में इतने इतने डिफेक्ट्स हैं। तो उसको हमने व्यू करने के बाद, डिफेक्ट क्योर करने के बाद उसको फिर से रीफाइल करना होता है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे 2 डिफेक्ट उन्होंने पहले से दिखाए, उसको मैंने देख क्योर करने के बाद रीफाइल किया। रीफाइल करने के बाद वो मुझे लग रहा था कि अब ये नेक्स्ट डे फाइल हो जाएगा। वो 2 दिन के बाद चेक हुआ, और मुझे लगा कि 2 दिन के बाद जो है हियरिंग की डेट है, तो मैंने क्लाइंट को भी बोल दिया कि आपकी हियरिंग की डेट है 2 दिन के बाद। वो भी तैयार होके आ गए हमारे ऑफिस में। पता लगा जब हम कॉज लिस्ट चेक कर रहे थे अगले दिन की, तो पता लगा कि उसमें डिफेक्ट है हमारे मैटर। तो रात को ही फिर मैंने क्लाइंट को दोबारा से फोन किया कि नहीं लग रहा है मैटर, तो आप अब कल भी मत आइएगा, डिफेक्ट क्योर करने हैं। फिर मेंशनिंग स्लिप मैंने फाइल की। मेंशनिंग स्लिप के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया डीडीए काउंसिल को, और उनको कहा कि मुझे एक मैटर अर्जेंटली मेंशन करना है, तो आप प्लीज कोऑपरेट करें। तो उन्होंने खैर कोऑपरेट किया, और हमने मेंशन किया। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिक्वेस्ट करिए रजिस्ट्री को कि वो हमें सीधे मेल कर दें, हमारे रीडर साहब को मेल कर दें मैटर आपका, तो हम सुन लेंगे। तो जज साहब की कोऑपरेशन की बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि कम से कम चलो कहीं से कोई कोऑपरेशन मिल रहा है। तो मैंने जाके रजिस्ट्री में फोन किया उनको और कहा कि मेरा मैटर जो है जज साहब ने कहा है कि आप उनको मेल पे डाल दीजिए, और मैं मेल पे डाल रही हूँ, तो आप डायरी नंबर के साथ रीडर साहब को भी आप भी डाल दीजिए मैसेज कि हाँ ठीक है। तो मैंने तो अपनी तरफ से पीडीएफ उनको रीडर साहब को भेज दी, और रजिस्ट्री ने नहीं मानी मेरी बात। रीडर साहब ने कहा हमें मैटर मिल गया मैम, आप देख लेना, सुबह की आपकी ना 3rd वाली जो लिस्ट होगी सप्लीमेंट्री, उसमें आपका मैटर आ जाएगा। तो हमारे क्लाइंट और हम बैठ गए वीसी ऑन करके, और 3rd सप्लीमेंट्री जो होती है वो हमेशा कई बार हाथ से लिख के भी देते हैं, वो वैसे नहीं आती ऑनलाइन। हम वेट करते रहे तो सारे मैटर खत्म हो गए। फिर मैंने रीडर साहब को मेंशन किया कि कोर्ट मास्टर साहब हमारा मैटर ये था। तो कहने लगे कि मैडम आपने रजिस्ट्री से तो वो लेके दिया ही नहीं कि वो हमें यहाँ से ट्रांसफर करें, आपकी पीडीएफ पे हम कैसे रिलाय करें। मैंने कहा वो पीडीएफ भी तो मैंने ही फाइल की थी रजिस्ट्री में। मैंने कहा कि आपने की थी लेकिन आप उसमें कोई चेंज कर सकते हो, और इसलिए हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते, तो आप रजिस्ट्री को बोलिए। तो कॉपरेशन का जो एक सवाल शोभा जी ने उठाया था अभी, कि फाइलें या तो जज साहब के पास नहीं पहुंच रही हैं या स्टाफ का जो भी प्रॉब्लम है, वो सारा जो है मामला, मुझे तो ऐसे लगता है कि कॉपरेशन ही नहीं है एक दूसरे का बीच में।
जज साहब हमें सुनने के लिए तैयार हैं। फिर मैंने जाके डीडीए काउंसिल को फिर से रिक्वेस्ट की, फिर उनसे बात की, फिर जज साहब के सामने हमने मेंशन किया उस कोर्ट में। बोर्ड जब खत्म होने वाला था तो उन्होंने कहा ठीक है आप 2 बजे आइए, 2 बजे आपका मैटर जो है हम थर्ड सप्लीमेंट्री में लिस्ट करवा दें। तो रजिस्ट्री को बायपास करके समहाउ तीसरे दिन 3 दिन क्लाइंट को मैं बुलाती रही, और मुझे इतनी ह्यूमिलिएशन फील होती थी क्लाइंट को जब भी मैं बुलाती थी और मैं बोलती थी कि आपका केस नहीं लग रहा है। तो कई बार मुझे ऐसे लगता था कि क्लाइंट भी मुझे ये सोच रहा है कि इन वकील साहब को कुछ आता नहीं है। मैंने कोई नई वकील पकड़ ली है और उसने जो है मेरे को बुद्धू बनाया और मुझे रोज बुला लेती है और केस जो है वो लिस्ट नहीं करवा पा रही। अब ये जो टेक्निकलिटीज हैं और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, वकील समझ रहे हैं और जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने ये सब फेस किया वो समझ रहे हैं, लेकिन जजेस उस एंगल से अकोमोडेशन हमें कहीं नहीं मिल रहा है, स्टाफ की तरफ से कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, और जो भूले भटके हमारी इनकम का कोई एक जरिया छोटा सा है भी इन चीजों को, वो तो चलिए स्टे का मैटर था और क्लाइंट जो था वो बहुत पुराना मुझे जानता था बहुत सालों से, तो इसलिए वो टिका रहा। अदरवाइज तो उसको ये लग रहा था कि ये टेक्निकली एकदम फेल्ड एडवोकेट है, इनको कुछ नहीं आता है वीसी वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने भी फेस की हैं इस दौरान। खैर कुछ लर्निंग भी हुई है हमारी, लेकिन लर्निंग की बजाय मतलब जेबें खाली हैं और लर्निंग वाला जो है वो एस्पेक्ट एंजॉय नहीं कर पा रहे हम लोग। खाली जेब में कुछ अच्छा नहीं लगता, जब जेब भरी हो तो फिर टेक्निकलिटीज और ये लर्निंग और ये सब भी बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवे, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं, उर्वशी। उर्वशी प्लीज हमको आप एनलाइटन करें, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस इस दौरान रहे हैं, तो काइंडली टेक योर। उर्वशी आपका माइक म्यूटेड है, अभी भी माइक म्यूटेड है। उर्वशी अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हो गया? हाँ हो गया? Yes, I'm a lawyer and I'm majorly a litigation lawyer. And apart from litigation, I also do registration of trademarks, copyright, patents, designs, and उनके cases भी करती हूँ जो infringement वाले cases होते हैं, but registration भी करती हूँ। और ट्रेडमार्क ऑफिस तो यही है दिल्ली में, जो दिल्ली एंड नॉर्दर्न रीजन का है। एंड जो कॉपीराइट ऑफिस होता है, कॉपीराइट ऑफिस पूरे इंडिया का एक ही है, दैट इज इन दिल्ली एंड इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रेडमार्क ऑफिस ओनली। बट जो डिजाइन्स के है, डिजाइन्स के वो एक कोलकाता में है और एक यहाँ है दिल्ली में। खैर, द मेन थिंग इज आई एम अ सिंगल वुमेन। मैं इसलिए आई डोंट वांट टू सिंपैथाइज with me. I don't want you all to sympathize with me कि देखो I'm a single woman and ऐसा कुछ। But there are many single women lawyers like me, and I stay on rent here in Delhi. There are many single women lawyers like me who, for whatever reason, they are single. They are staying on rent, and they are practicing lawyers also. And there's difficulties. We have a different set of difficulties apart from usual difficulties that I face as a single woman lawyer. अभी तो गांव बैठे हैं, गांव है भाई, ना हमारे गाँव में काम है, गाँव में बहुत कम है। ज्ञान नहीं है ना, कौन चीज मतलब कौन सी चला हुआ तो विनोद जी माइक म्यूट कीजिए। So
कर दिया म्यूट मैंने don't go by my demeanor. I have put on a lot of weight, and my face might be glowing. I have put on fat here also, but that is more due to depression and tension. Depression ki aage kya hoga? Situation is really bad. I've been dwindling. My savings are dwindling. I had binged on my savings and using up my savings for meeting my rental expenses and other expenses. But now I can feel the pull, and the pull is really very hard. And sometimes I don't see any light at the end of the tunnel. मैंने काफी टेंशन होती है, काफी टेंशन होती है, एंड एक लेथार्जी भी सेट इन हो गई है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हो रहा, कुछ भी ये नहीं हो रहा, ठीक है. एंड ऐसा लगता है आई एम लूजिंग माय एडवोकेसी स्किल्स आल्सो. So that thing is there, as Rajat pointed out. But the thing is, I had told my landlady कि आप थोड़ा कम कर दीजिए rent. I stay in Basant Kunj. Basant Kunj quite high. Rent is quite high. I told my landlady कि आप थोड़ा rent कम कर दीजिए. She said no. She didn't comply. And there's a case of Delhi High Court also. Some tenants had approached the High Court that ki rent na dena pade during this COVID thing. But High Court ne dismiss kar diya wo. They said ki rent to dena hi padega. I'm forgetting the name of the case, but shuru mein, lockdown ke shuru mein ye case aa gaya tha. And High Court didn't comply. Well, I have to pay my rent regularly, and I have no dependence on me. That is a good thing. But there are single women who have dependence on them, like aged parents, then children. So how they are meeting expenses, that is quite an alarming thing, and a thing to be pondered on. Now, apart from the difficulties we are facing in courts, okay, first the courts were not functioning. Abhi 25% function hokar bhi ऐसा कुछ महान नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है in fact. And clients bhi, they are going away, on the verge of going away. कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. So how long will you keep on convincing them? नहीं होगा, just see, होगा. Anyways, and new clients आने का भी तो एक बहुत problem है. Like if you are sticking to your fees, what you were quoting earlier, and then a new client is coming, and you are still quoting that fees, तो उन लोग भाग जा रहे, and they are not coming. ऐसा मेरे साथ हुआ है, कई सारे केसेस में हुआ है. Cases आते रह जाते हैं. And secondly, trademark copyright का भी यही हाल है. Like I have reduced my fees like anything, फिर भी उन लोग भाग जाते हैं. They are not coming only. What to do? And there are other things also. What other work to do to support yourself? Okay, so I love cooking. So some of my friends suggested, एक काम करो, तुम खाने का business start कर दो. I said, खाने का business? मेरा main profession तो advocacy है. अगर मैं खाने का business start कर दूं, तो एक तो हट जाऊंगी, and people will start saying, अच्छा, एक हम लोग lawyers के साथ वो दिक्कत भी है ना कि हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते. कोई भी काम, कोई भी दूसरा काम, we feel it to that it demeans our stature. So
I said no, मैं तो ये नहीं कर सकती. Then I was thinking of giving online tuitions. I was seriously thinking of giving online tuitions. मैं नेट पर चेक करती रहती हूँ. There are many people who want tutors for their kids. But वो भी एक demeaning हो जाएगा कि अपने ये से हटकर and she's doing all these things. So वो भी नहीं कर सकती. So situation is really bad and अच्छा, consultation fee, some lawyers decided and said, madam, अब से ना consultation fee लिया करो. So पहले क्या होता था, consultation fee lawyers लेते थे, नहीं लेते थे. Mandatorily मैं भी नहीं लेती थी, क्योंकि consultation fee नहीं लेना, and then if people are coming, एक chance होता है कि that person will come back to you and give his or her case to you. लेकिन अब ये होता, मैंने अपना मन बना लिया, ठीक है, मैं I'll charge consultation fee from everyone, even though she or he is my very good friend, I'll charge. वो भी मैंने start किया, वो भी successful नहीं हुआ. No, I'm not joking. These are the practical difficulties I'm saying. So और एक कोर्ट का तो ये हाल है, वहां जाओ पता नहीं क्या होता, डेट्स ही मिलती रहती है. सिर्फ मेरा एक केस छोड़ के जिसमें थोड़ा सीरियसली कुछ हो रहा है, बाकी सब में तो डेट्स ही मिल रहा है. वो वर्चुअल हो, फिजिकल हो, डेट्स ही मिलते जाता है. So when you go with your client, you ask your client to come and attend the physical hearing. तो उसमें भी डेट से मिलता है, तो client says क्या क्या होगा मैडम, और क्या होगा, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, कुछ तो हो ही नहीं रहा है. That difficulty is there with everybody, even with me. And there are single women who have dependence on them. I don't know उन लोग का कैसे चल रहा है, कैसे उन लोग मैनेज कर रहे हैं. But as far as I am concerned, I am actually very tensed. And I don't know ultimately क्या होगा. I really don't know. So these are the things. एक single woman होकर सारा खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है. Rent से लेकर खाना खाना and conveyance, everything. So किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकती. So these are the practical difficulties I'm facing, and every single woman must be facing, and all lawyers are facing difficulties, but उन लोग खुलकर नहीं बोलना चाह रहे. इसमें भी they feel it is demeaning, but there's nothing so demeaning in it. अगर मैं बोल सकती हूँ खुल के about my financial problems, others should come forth and talk about their financial problems also and what difficulties they are facing. So that's it. Thank you, Urvashi. Thank you for sharing your experiences. Really, you have spoken very well, and you shared all such your experiences very honestly with us. Thank you very much. पैनलिस्ट में अब हमारे जो पैनल के लास्ट स्पीकर हैं पूनम कौशिक, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि वो भी अपने विचार रखें. और जो हमने अभी तक स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि इनिशिएशन पूरा अगर देखा जाए तो पूनम जी को जाता है कि उन्होंने फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द पोस्टिंग ऑफ लेटर्स और ये सारा कुछ, क्योंकि हम लोग तो चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इधर उधर हम लोग अपने प्रोफेशनल और फैमिली और इन सब चीजों को हम देखते हैं. लेकिन एक कहना चाहिए जो उर्दू में कहते हैं ना हम, कि एक बेलॉस एफर्ट जो होते हैं, बिना किसी अपना फायदा देखते हुए दूसरों के फायदे के लिए. तो फेटर्निटी है, सेम है,
लेकिन पूरा टाइम, पूरा एफर्ट जो भी शुरू से स्टार्टिंग तक अभी तक शुरू से एंड तक जो किए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में और भी दूसरी चीजों में, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं अब बुलाना चाहूंगी पूनम जी को कि इस एस्पेक्ट पर अपने विचार रखें। थैंक यू। शुक्रिया हिना। और ये एक टीम वर्क है। हम सब पीएमएस की टीम, जनहस्तक्षेप की टीम, हम सब लोगों ने मिलकर के ही जो भी हम थोड़ा बहुत कर पाए कि ये सवाल बने, तो ये हम सब लोगों की कलेक्टिव मेहनत है हमेशा, और हमेशा कलेक्टिव ही रहेगी। बहरहाल सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सभी साथियों ने इतने अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ट्रायल कोर्ट के एक्सपीरियंसेस, हाई कोर्ट के एक्सपीरियंसेस, सिंगल विमेन के एक्सपीरियंसेस, विमेन लॉयर होने के नाते एक्सपीरियंसेस, और रजत ने जिस तरीके से कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए कि क्या क्या हो रहा है, ये तो हम लोगों को आप सबने बताया, तो थैंक यू। मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली 1896 में सबसे पहले भारत के अंदर एक प्लेग, बुबुनिक प्लेग बोलते हैं उसको, वो आया था। तब लीगल सिस्टम एकदम चरमरा गया था। और उसके बाद स्पेनिश फ्लू 1918 में, तब लीगल सिस्टम एकदम गड़बड़ा गया था। और अभी जो ये 2020 का कोविड है, इसने पूरा लीगल सिस्टम को एकदम चरमरा दिया है। पुरानी दो स्थितियों से ये स्थिति बेहतर सिर्फ इस मायने में है कि अभी टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर के काम अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। पर जो स्थिति है लॉयर्स की, अगर हम लॉयर्स की स्थिति देखें तो एक अभी हाल ही में सर्वे किया है, एक न्यू दिल्ली बेस्ड लीगल थिंक टैंक है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इसने मई 2020 में अपना एक डाटा रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने 2800 लॉयर्स, जो कि 8 हाई कोर्ट्स के लॉयर्स को उन्होंने जिनकी 2 साल की प्रैक्टिस थी, उनको उन्होंने सर्वे किया था। और उसमें उनका रिजल्ट ये था कि 79% जो ये सर्वे किए गए लॉयर्स थे, ये एक महीने में 10,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट के जो लॉयर्स हैं, वो 5 साल से लेकर के शुरू के 2 सालों तक वो 5,000 से लेके 20,000 तक में कोई कुछ कमा लेते हैं, कोई 5,000 कमाता है, कोई 10,000 कमा लेता है। और दूसरा ये कि दिल्ली जो है लीगली कंसंट्रेटेड स्टेट है सबसे ज्यादा। और दिल्ली के अंदर एक रिसेंट ये सर्वे है 4-5 साल पुराना, जिसमें ये बताया गया कि हर 300th पर्सन, हर 300वां व्यक्ति जो है वकील है दिल्ली में। और ये संख्या पिछले 5 साल में 29% इसमें इंक्रीज हुई है। वकीलों की स्थिति क्या है, ये वाले डाटा से भी क्लियर हो रही है। और जो साथियों ने रखा, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स जो है वो बेसिकली मतलब कहना चाहिए बेसिकली डेली वेज अर्नर है। वकीलों की मेजॉरिटी इस बात के ऊपर उनकी जो कमाई है वो इस बात के ऊपर है कि फाइलिंग कितनी होती है, फाइलिंग के समय उनको कुछ फीस मिलती है। अगर हम लिटिगेशन वाले एस्पेक्ट की बात करें, क्योंकि मेजॉरिटी लिटिगेशन में ही आती है, कॉर्पोरेट वगैरह में बहुत कम नंबर ही लॉयर्स का होता है जो जाता है। पर जो लिटिगेशन की, क्योंकि हम मेनली अभी बात कर रहे हैं, और इसमें अभी जो लेटेस्ट एक डाटा है भारत की कोर्ट्स के अंदर, मार्च 2020 में टोटल भारत की जितनी भी कोर्ट्स थी उसमें 8,80,000 केसेस फाइल हुए हैं फ्रेश। और अप्रैल में ये जो डाटा आया, यानी कि जब लॉकडाउन हो गया था, अप्रैल में ये पूरे भारत में फाइलिंग 82,725 केसेस। लुक एट द डिफरेंस, 8,80,000 और सीधा 82,725। तो हम ये समझ सकते हैं कि लिटिगेंट लॉयर का जो मेन सोर्स होता है उनके इनकम का, वो बिल्कुल ड्राइड अप हो गया है। इस ड्राइड अप को डील करने के लिए ये केवल जो उर्वशी ने रखा कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ही ये पिटीशन नहीं गई है कि भाई जो लॉयर्स किराए के घरों में रहते हैं उनका किराया माफ किया जाए, उनको ये किया जाए। ये केवल उनकी बात नहीं है, बात ये है कि जो लोग लीगल फर्म्स चलाते हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स चलाते हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में शुरू में ही
जब लॉकडाउन लगा था, और 30 अप्रैल को ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो गई थी, जिसमें जो पिटिशनर्स थे उन्होंने डिमांड की थी जो प्रोफेशनल जो ऑफिसेज हैं, जो लोगों ने रेंट पर लिए हुए हैं, उनका किराया माफ किया जाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पिटीशन को डिसमिस कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को एडमिट किया, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट भी दिए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। देखिए क्वेश्चन यही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स हिंदुस्तान के अंदर 2013 की एक, अगर मैं आरटीआई का रिस्पांस रेफर करूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो 2013 का ये आरटीआई रिस्पांस है, और 2011 के डाटा उसको उन्होंने कंसीडर करते हुए ये बताया था कि 1.3 मिलियन लॉयर्स हैं हिंदुस्तान में, ये 2011 का डाटा है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बात कही है कि वकीलों की स्थिति बहुत खराब है, वो हैंड टू माउथ है। और इसी बात को लेते हुए उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि हर मतलब आप एक फाइनेंशियल पैकेज दीजिए ताकि हर वकील को 20,000 रुपए महीना दिया जा सके। लेकिन उन्होंने जो ये मुहिम शुरू करी, उन्होंने मुहिम क्या लिखी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी को शायद उन्होंने परस्यू करना जरूरी नहीं समझा। 4 महीने बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं। उस पिटीशन का हम सब लोग देख रहे हैं कि ग्रुप्स में जो है हमको अपडेट भी मिलता रहा है, और ग्रुप्स मतलब जो अपडेट है वो ये कि 7 जुलाई 2020 को बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट फ्री लोन 3 लाख रुपए तक का आप हर वकील को देने की आप डायरेक्शन दीजिए, और इन द अल्टरनेटिव आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट कीजिए कि वो फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज देगी। रजत ने बिल्कुल ठीक बताया है कि डिफरेंट कोर्ट्स ने, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि भाई अपने अपने बार काउंसिल्स को कि आप कुछ लॉयर्स के लिए आप फंड निकालिए। सिचुएशन जो है वो हम सबके सामने है। थोड़ी सी स्टेट्स ने, जिसमें वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली और उत्तराखंड जो हाई कोर्ट्स हैं, इन्होंने अपने अपने स्टेट के बार काउंसिल्स को कहा है। दिल्ली का हमें मालूम है कि दिल्ली के अंदर कितने लोगों को 5,000 रुपीज शुरुआती दौर में अप्रैल के अंदर उनके एप्लीकेशंस मांग करके कुछ लोगों को ये पैसा दिया गया। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने चिट्ठी भी लिखी, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, जैसे रजत ने भी रेफर किया है कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में से आप पैसा निकालिए और लॉयर्स को आप दीजिए। प्रॉब्लम ये आती है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लॉयर्स के स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वो शायद लॉयर्स के इंटरेस्ट को कंटिन्यूअस परस्यू करने में शायद कोई एफर्ट्स की कोई कमी है। वरना लॉयर एक ऐसा सेक्शन है, भारत के लीगल जस्टिस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है वकील, और हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज अगर तय कर ले कि उन्होंने वकीलों को स्ट्रगल में लेकर आना है, उन्होंने वकीलों के सवालों को सीरियसली उठाना है, तो कोई कारण नहीं है कि वो मतलब वकील जो ऑर्डिनरी वकील है वो बार काउंसिल्स की कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस आई हैं। उर्वशी ने जो एक्सपीरियंस रखा सिंगल लॉयर का, बिल्कुल डिस्टर्बिंग इमेजेस आई हैं, जिसमें हमने देखा है कि वकील रिक्शा चला रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि वकील सब्जी बेच रहे हैं। हम अपने दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम अपने बहुत से ऐसे दोस्तों को जानते हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वकील साहब की डेथ हो गई, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, डिप्रेशन था, दवा टाइम पे नहीं मिली। ये सब होते होते तो जो वो चले गए वो तो चले ही गए। जो लोग अभी काम कर रहे हैं, लॉयर्स का जो मेन सोर्स था, डेली जाना है, अर्निंग करनी है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, लिटिगेशन बंद पड़ी हुई है, कोर्ट्स बंद पड़ी हुई है, सेविंग्स। प्रॉब्लम ये नहीं है, बात ये है कि ऐसा भी तो बात नहीं है कि जब लॉकडाउन नहीं था तो वकीलों के पास इतना सारा पैसा आता था। मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन तो तब भी रोज जो कमाता था उसी से उसका घर का खर्च चल पाता था। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जिन्होंने अपने बच्चों की फीसें जमा कराने के लिए लगातार स्कूल की मैनेजमेंट्स को लिखा है कि आप हमें टाइम दे दीजिए। अपने आप को किस तरीके से
और ये मैं सिंगल उन लॉयर्स की बात कर रही हूँ, ये मैं उन लॉयर्स की भी बात कर रही हूँ जो सिंगल नहीं है पर जिनके हस्बैंड्स जो हैं बहुत अच्छी नौकरियों में नहीं है। वो हस्बैंड जो कि किसी फैक्ट्री में वर्कर है, वो हस्बैंड जो कि किसी ऑफिस में छोटा काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली सरकार कितने दावे करती रहे, वो अपने फैक्ट्रीज के अंदर मिनिमम वेजेस तक को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर विमेन सिंगल नहीं है पर दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके अपनी फैमिली को चला रहे थे, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बच्चों की एक तो फीस जो है वो जमा कराने में जो डिफिकल्टी आई वो तो आई एडिशनल बर्डन, आपको अब डिवाइसेस खरीदनी पड़ेंगी। आपको अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलानी है तो आपको उनके लिए फोन्स खरीदने पड़ेंगे, आपको उनके लिए लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। ये दिल्ली सरकार हमारी बड़े दावे कर रही थी, इलेक्शंस में आई थी कि हम हर जगह पे वाईफाई दिलवा देंगे। तो वाईफाई की सिचुएशन ये है कि हम लोग अपने कोर्स में, ये भी शोभा ने रखा ही है कि वीसी रूम्स की क्या स्थिति होती है कि लंबी लंबी लाइनें वीसी रूम्स के बाहर लगी होती है क्योंकि बाहर तो कनेक्टिविटी नहीं है। तो कम से कम कोर्ट प्रेमाइसेस में ही अगर आप कनेक्टिविटी को ढंग से कर दें, परंतु ये तो हमारी सरकारों की किसी प्राथमिकता में है ही नहीं। तो ये फीसों का बर्डन सिंगल पेरेंट के ऊपर दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जिन पेरेंट्स के बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मैं प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं उनको तो जो डिफिकल्टी है ही है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, ये सरकारी कॉलेजेस या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनकी भी जो फीस है वो पेरेंट्स नहीं जमा करा पा रहे हैं। खासकर सिंगल विमेन डिपेंडेंट बच्चे हैं जिसके ऊपर उसको बहुत मुश्किल हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है कि भाई आप थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, परंतु कोई कब तक पोस्टपोन करेगा। तो ये जो परिस्थिति आ गई है आज। और दूसरा मैं ये जरूर रखना चाहूंगी कि एक्चुअली पूरा का पूरा फोकस दो तरफा हो गया है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जो कुछ अपने लॉयर्स को दिया है वो क्योंकि फेलो लॉयर्स ने जिनके पास पैसा था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर के वो थोड़ा बहुत अपने बाकी लोगों को दे पा रहे हैं। परंतु गवर्नमेंट की तरफ से, बार काउंसिल्स की तरफ से, बार काउंसिल्स ने सिर्फ चिट्ठी लिखी। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने ये बात कही, रूल 52 और 49 का जो हवाला रजत ने दिया है और उर्वशी ने उसको बहुत अच्छे से रखा है। सवाल ये है कि हम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट हमें करने की क्यों ऐसी स्थितियां आ रही हैं? हम क्या अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट करेंगे जबकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो ऑलरेडी जिस एम्प्लॉय हम लेने की, जिस जॉब को हम लेने की सोच रहे हैं, वो ऑलरेडी जो लोग जिन कामों में लगे हुए हैं उनकी परिस्थिति क्या है? ऐसे में हमें कौन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देगा जब पूरी इकोनॉमी बंद पड़ी हुई है, जब चीजें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लोग मतलब नौकरियां 1.21 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हैं। तो ऐसे में हमको अल्टरनेटिव जॉब कहाँ से क्या मिलेगी? और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, डिमीनिंग तो है ही है, पर चलिए हम डिमीन होने को भी तैयार है, परंतु जॉब्स हैं कहाँ पर? तो इस वक्त जो मुझे लगता है कि हमको बजाय ये मशवरा देने के हमारी बार काउंसिल्स या हमारे लिए ये रिलैक्सेशन करने की कि हम आपको परमिशन दे देंगे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट करने की, हम कहना ये चाहते हैं कि आइए सवालों के ऊपर स्ट्रगल को बिल्डअप करते हैं। इस वक्त हमारे सामने रास्ता वही है, क्योंकि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट से कुछ नहीं होगा। इस वक्त अगर पैसा किसी के पास है तो वो सिर्फ सरकार के पास है। आप सबको पता है कि पीएम केयर फंड में कितना सारा पैसा है, इतना पैसा है कि वो जो है बताने को भी तैयार नहीं है कि कितना पैसा है। तो इस वक्त हम तो ये समझ रहे हैं कि बिना स्ट्रगल के, बिना लोगों को सड़कों पर उतारे, बिल्कुल मैं उर्वशी की बात से सहमत हूँ कि लोग बोलने को तैयार नहीं है। एक्चुअली हम एक फ्यूडल सोसाइटी में रहते हैं। हमारे समाज के अंदर झूठी इज्जत, झूठे आडंबरों का इतना ज्यादा मतलब वो हमारे अंदर इतना ज्यादा इम्बाइब्ड है कि हमको ये कहने में कि हमें तकलीफ है, हमको बहुत बहुत हमें दिक्कत होती है। और ये अभी रजत ने एक बात रखी थी कि दिल्ली सरकार ने जो है इंश्योरेंस की बात कही है, तो बात ये कि वो इंश्योरेंस तो दिसंबर में लागू होगी और उसमें कितने पैच है। मैंने आज कपिल एक यूट्यूब
टीवी नेटवर्क के ऊपर अपना इंटरव्यू कर रहे थे, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कपिल ने जो भी वैलिड पॉइंट्स वहां पर रखे हैं। आप बताइए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ये कह रही है कि भाई 37,000 वकील हमारे पास दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। ये एक ऐसा आंकड़ा है, 37,000 में से केवल 29,000 वकीलों को आप जो है इस स्कीम के अंदर आपने एनरोल किया है दिल्ली सरकार ने, और वो भी अभी 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट होगा। वो कैसा इम्प्लीमेंट होगा, तब तक जो वकीलों के ऊपर गुजर रही है उसके लिए कौन फिक्र करेगा? इस पूरे पीरियड के अंदर कितने सारे वकील हैं जो, मैं कह रही हूँ, डिप्रेशन जो और डिप्रेशन सिर्फ इस वजह से कि बिल्कुल खाने का ठिकाना नहीं है। रजत ने जो एग्जाम्पल्स रखे, मतलब सच में दिल दहला देने वाले एग्जाम्पल हैं, और ये कड़वी सच्चाई है। मुझे लगता है जो आज हम लोगों ने ये वेबिनार रखने की कोशिश की है, ये पैनल डिस्कशन रखने की कोशिश की है, शायद इससे हम अपने वकील दोस्तों को ये एहसास करवा पाएंगे कि आपके बोले बगैर, आपको बोलना ही पड़ेगा, और बिना हमारे बोले बगैर चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आइए हम लोग बोलते हैं और आवाज अपनी बुलंद करते हैं। और ये बात को रखते हुए कि मैं हिना को थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं कि हम लोगों ने 10,000 रुपए की डिमांड लॉयर्स के लिए नहीं रखी है, हमने 20,000 रुपए की रखी है। पीएमएस ने जो चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि ये 20,000 हमने आंकड़ा लिया था बार काउंसिल की चिट्ठी से, क्योंकि मार्च महीने में, अप्रैल शुरू में जब बार काउंसिल ने चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने 20,000 रुपए पर मंथ की डिमांड की थी। तो हमने उनके डिमांड को एज इट इज उठाया था कि बिल्कुल हर लॉयर को आप 20,000 रुपए महीने दीजिए। और अभी जो कोर्ट्स खुल भी रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है, डेट्स मिल रही हैं, फ्रेश फाइलिंग नहीं हो रही है। चलान पर जो वकील डिपेंड करते थे, जो वकील मतलब बहुत सारे सेक्शन तो ऐसे ही प्रैक्टिस करता था ना कि ठीक है यार, मेरा आज इस कोर्ट में मैटर है, मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगी, तुम जाके मेरी उस कोर्ट में अटेंडेंस लगा देना, ये होना इसको कर देना। ये पूरा सेक्शन एक्चुअली खाली हो गया है, और ऐसे समय में सिवाय सरकार के और किसी के पास पैसा नहीं है। तो एक तो ये कि हम इसके ऊपर स्ट्रेटेजीज बनाएं, हम कोई वेब प्रोटेस्ट की हम कॉल दें, हम कोई ऑफलाइन प्रोटेस्ट की अगर हम कॉल दें, चाहे वो थोड़े ही नंबर में हो, पर मुझे लगता है वकीलों को स्ट्रगल में निकाल के लाना पड़ेगा। क्योंकि उर्वशी ने जो कहा कि अंधेरा दिख रहा है, तो मैं कह रही हूँ अंधेरे में नहीं, आज हमको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उन सब लोगों से जो कि इस ये जो बर्बाद करती हुई इकोनॉमी है, हमें समझ लेना चाहिए। एक्चुअली जो पूरा लॉकडाउन किया गया है, इसमें कोविड मैनेजमेंट कोई सरकारों का नियत नहीं था, वो मैं तो समझती हूँ, मेरे को ये कोई मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकली टूल के तौर पर इस लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया है डिसेंट को क्रश करने के लिए। और ये सब चीजों के ऊपर अगर हम निकलकर नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि 20,000 पर मंथ लॉयर्स को दिया जाए जब तक नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट ना शुरू हो जाए। हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि एक्चुअली लॉयर्स के लिए कुछ नई तरह के काम के एवेन्यू, कोई वकील बैठ के खाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है, हर वकील काम करना चाहता है। सवाल यह है कि आप काम प्रोवाइड कीजिए। आज दिक्कत यही हो रही है कि आपने फाइलिंग बंद कर दिया है। अगर आपने फाइलिंग बंद कर दिया, फाइलिंग कम हो गई है, अर्जेंट हियरिंग आप केवल कर रहे हैं। अर्जेंट हियरिंग में फैमिली मैटर्स तो अर्जेंट हियरिंग में आते ही नहीं है, क्योंकि फैमिली मैटर्स तो माने ही नहीं जाते। तो बहुत सारा सेक्शन जो केवल फैमिली मैटर्स करता है वो बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि उसको वो अर्जेंटली फाइलिंग हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो सारे सवाल हैं, इसमें ये डिमांड मुझे लगता है अगर सबकी सहमति बनती है तो हमें रखना चाहिए कि कोर्ट्स को 100% ओपनिंग कोर्ट्स की शुरू कर देनी चाहिए। जब आप हर चीज को खोल रहे हैं तो आपको कोर्ट्स को खोलना चाहिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर इम्प्लीमेंटेशन करवाइए, और 100% कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए मुझे लगता है हमें इमीडिएटली डिमांड करनी चाहिए। और जब तक ये 100% फंक्शनिंग नहीं हो जाती है, 20,000 पर मंथ के लिए हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल हम लोगों को निकालने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये वो दौर है जब जब डिफरेंट सेक्शन सड़कों पर निकल के आ रहे हैं। हम लोग किसानों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि बावजूद इतनी तकलीफों के वो हजारों की संख्या में निकल के आते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम लॉयर्स जो सोसाइटी का आगे बढ़ा हुआ हिस्सा होते हैं, वो समाज को रास्ता दिखाते हैं, तो आज जो सेक्शंस लड़ रहे हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए सरकारों को ये फोर्स करने के लिए कि आप लॉयर्स के लिए फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज अनाउंस कीजिए। अगर हम ऑर्डिनरी लॉयर्स को सड़कों पर निकालते हैं तो हमारी बार काउंसिल और हमारी बार एसोसिएशन फोर्स होंगी। एक हमारे दोस्त जो अभी हम वेबिनार शुरू नहीं किया था, वैभव ने एक बात रखी थी कि हमारे सामने अब क्या तरीका रह गया है
कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और क्या हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, तो मैं समझती हूँ सड़कों पे आना ही एकमात्र रास्ता आपके पास बचा है, क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो जुडिशियरी है, वो नहीं समझ पा रही है कि ऑर्डिनरी लॉयर को कितनी तकलीफ हो रही है। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को बार काउंसिल के ऊपर वो कर रही है, पोस्टपोन कर दे रही है। वो सरकारों को नहीं कहा जा रहा कि आप जो है अनाउंस कीजिए। तो जब इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पीपल्स इंस्टीट्यूशन है, जो स्ट्रगल का रास्ता है, उसी को अपना करके आइए इंस्टीट्यूशंस को फोर्स करते हैं फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज और 100% कोर्ट फंक्शनिंग को एनफोर्स कराने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू पूनम। अब मैं जितने भी साथी हमारे यहाँ के पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि अगर उनके कोई किसी भी तरह के सवाल हैं इस डिस्कशन से रिलेटेड, तो वो अपने सवाल रख सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनके कोई सवाल है इस पूरे डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए, तो वो पूछ सकते हैं अपने सवाल। पैनलिस्ट उनका जवाब देंगे, एप्रोप्रिएट जो भी आपका सवाल है उसके हिसाब से हमारे पैनलिस्ट उसका जवाब देंगे। साथियों, जो भी हमारे साथी हैं, क्या वो कुछ पूछना चाहते हैं या फिर अपने विचार अगर रखें? अगर कोई सवाल नहीं है तो वो अपने विचार रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, दे आर फ्री। कपिल आप होस्ट हैं, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी प्लीज कपिल जी, मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ, कोई और दूसरे पार्टिसिपेंट्स हमें दिख नहीं रहे हैं मुझे। अच्छा, तो मैंने जान के हाथ रेज किया। मैंने कहा जब तक अगर क्योंकि पूनम मैम को मैंने स्पॉटलाइट कर रखा था, मैं आपको कर देता हूँ। वैसे अब मुझे अपने आप को करना पड़ेगा जी। जब तक और पार्टिसिपेंट अपना मन बनाते हैं जी। क्वेश्चन पूछने के लिए और शेयरिंग के लिए, तो मैं उनको एक अपनी तरफ से जो एक नजरिया नहीं पेश किया गया, मैं कुछ और अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। खैर अब मुझे आप स्पॉटलाइट हो गए होंगे। आप अपने आप को स्पॉटलाइट करिए ना। हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ। तो actually like I empathize with lot of people here, like Urvashi, Shobna, in terms of आपके साथ भी। लेकिन जो what I personally feel like I felt like betrayal from this and lot of sections, like starting from हम कहते तो कि he is my advocate brother और advocate sister, मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ कि वहीं से बिट्रेयल शुरू हुआ। लगता है कि जैसे कोई किसी से बात करके शेयर भी करके राजी नहीं है, सब अपने अपने ककून्स में बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है, हम सब जानते हैं कि जो कोर्ट्स में हो रहा है, कोर्ट खुल रही है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है किसी के पास, एक्सेप्ट जो 5% ऊपर की लॉयर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 95% हम लोग जानते हैं सब कोर्ट्स चल नहीं रही हैं, जाओ तो कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैंने कई लॉयर्स को देखा वो अपीयर ही नहीं होते हैं। तो जब इतनी बुरी हालत है तो व्हाई दे डोंट कम फॉरवर्ड एंड शेयर? तो दैट्स वेयर आई फेल्ट बिट्रेयल। फिर चेन ऊपर जाती है, अगर लॉयर्स हैं उसके ऊपर हमारी एसोसिएशन है, वो भी कुछ हमारे को हेल्प करने को तैयार नहीं है फाइनेंशियली। जैसे एक इशू रेज हुआ था अभी थोड़ी देर पहले कि एटलीस्ट दे कैन वेव ऑफ आवर फीस, मेंबरशिप फीस। ठीक है, हम मानते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, आई डोंट थिंक उनके पास पैसे नहीं है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पास बहुत पैसा है, बहुत इवेंट्स करते हैं साल में। उसी तरह 30,000 बार एसोसिएशन के पास या सारी जो है रोहिणी वाले, उनके पास भी पैसा है। चलो उनके हम मान लेते हैं पैसे नहीं, लेकिन वो इतना तो कर सकते थे कि वेव ऑफ कर देते। उनका बिट्रेयल। फिर उनके ऊपर बार काउंसिल के पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, AIB से इतना ही पैसा ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से इतना पैसा ले रहे हैं, और एक दफा 5,000 देने के बाद वो कहते हैं जी हमने अपनी वो पूरी कर दी। ये तो इट्स एक्चुअली ये वो भी सहायता भी नहीं थी,
इट वाज जस्ट कि किसी तरह लॉयर चुप करके बैठ जाए। लॉयर एक ऐसा तबका है, वो चुप करके नहीं बैठता, अगर कुछ उसके साथ बुरा होगा तो चुप करके नहीं बैठेगा, वो सड़कों पे आते हैं। ये हमने तब भी देखा है जब पुलिस के साथ फाइट होती है तो लॉयर्स समझा लेते हैं पुलिस को अपनी तरह से। तो वहां भी बिट्रेयल, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से भी बिट्रेयल मिला। बीसीआई ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे शुरू में ही शायद कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम या तो कोर्ट से बात करते हैं या गवर्नमेंट से बात करेंगे, या जो बीसीडी अपनी जो अपनी लोकल स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो अपने आप देख लें, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जैसे अभी एक मामला ये भी हो कि ऑल्टरनेट कोई अगर हमें अलाउ कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, ये थोड़ा ना है कि हमेशा जो लॉयर है वो कहीं और जाके कुछ और काम करने लगे। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं ये बिल्कुल पूनम जी से भी वो कि देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट आउट देयर, कि ऑलरेडी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो कुछ हो सकती है ना। जैसे अगर किसी ने, चाहे वो एक लॉयर थे जिन्होंने वो साउथ में उसने सब्जी बेचना शुरू कर दिया, तो वहां के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने उनको चेक काट के भेज दिया। अरे कुछ टाइम के लिए ही तो किया ना, ये थोड़ा ना कि हमेशा वो अपना सब्जी बेचने जाएगा। या कुछ और बहुत है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन किया है, मुझे बहुत शौक है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग करूं, लेकिन मुझे हमेशा ये एक डर लगा रहता है कि अगर कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो दैट्स स्केरी फीलिंग कि और कोई नहीं, कि मेरा ही कोई जाके कंप्लेंट कर दे कपिल चावला ये कर रहे हैं, या मैं बैकग्राउंड से आईटी इंजीनियर हूँ, मुझे कंप्यूटर रिपेयर करने आते हैं। मैंने अभी एक बिजनेस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, वहां पे ये बिजनेस का आइडिया भी दिया, लेकिन अगला स्टेप लेते हुए मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं ये कंपनी शुरू करूं या कुछ करूं तो मेरा जो लाइसेंस है दैट गेट्स इफेक्टेड। तो कुछ तो ऑप्शन हमें दिया जाए ना, ये क्या कि नहीं आप एक ही उसके अंदर हो, एक बिजनेसमैन है वो काम कर सकता है अलग से, उसको कोई वो नहीं है, वो एक, मैंने ऐसा ही नहीं है कि कोरोना के टाइम पे लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, जिन्होंने जो पहले नहीं अच्छा कमा रहे थे कुछ लोग, और बहुत अच्छे लोग जो काम नहीं कर रहे थे पहले, उन्होंने काम करना शुरू करा, पीपी सैनिटाइजर, उनके ऑनलाइन वाले काम शुरू हो गए हैं। तो कर ही रहे हैं ना लोग, कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। अगर जैसे खाना बनाने का ही काम है, बुरा नहीं है, आई डोंट थिंक कि कोई वो है। कई लॉयर्स जो हैं हमारे दिल्ली में ही वो कैंटीन्स के ठेके लेके चलाते हैं, तो कोई इशू नहीं है कि खाना बनाना, किसी को खाना खिलाना कोई बड़ी बात या कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन एक ब्लैंकेट परमिशन दी जा सकती थी अगर फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, तो ब्लैंकेट परमिशन दे देते हैं कि भाई अगर आपने टेम्पररी कुछ करना है, आप हमें एक लेटर लिख दो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, आप वो काम करके देख लो, एटलीस्ट एम्प्लॉयबिलिटी कुछ तो होती। अभी एम्प्लॉयबिलिटी ये हो रही है कि कभी सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर आ गया कि सब लॉयर्स को वो ना अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, अपनी डिटेल्स भेजनी है थ्रू बार, और वो आया थ्रू ईमेल, कि ईमेल के थ्रू भेजो। अब ईमेल के थ्रू आज के जमाने में ईमेल के थ्रू कौन भेजता है? ईमेल तो कई कई लोग तो ईमेल चेक नहीं करते, और वो वही ईमेल बाउंस बैक कर रही है। एक फॉर्म बना देते हैं ओटीपी लिंक करके, सबका उसका कैप्चर। पहली दफा जब फाइनेंशियल हेल्प के लिए डिटेल्स मांगी बीसीडी ने तो वो फॉर्म के थ्रू मांगी थी, अब जब मांग रहे हैं तो ईमेल के थ्रू मांग रहे हैं। अजेंद्र जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे मैंने बात भी करी, वो कह रहे हैं इससे बेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी। इससे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी एक्चुअली। अगर आपका फॉर्म मिसप्लेस हो गया तो आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वहां जब हम गए थे फॉर्म जमा कराने, मैंने देखा था कि वो बिना, अगर कोई कॉपी लेके भी आया है तो उसको उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी है, फॉर्म रख के रख लिया, अब वो फॉर्म गायब हो गया, कुछ हो गया। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म किया हुआ है ओटीपी के थ्रू, तो फॉर्म वो रजिस्टर हो जाता है कि इस टाइम पे इस डेट पे, उस पर एक टाइम स्टैंप लग जाती है कि इसने जमा कराया था। अगर बहुत निजी लॉयर है और उसका फॉर्म मिसप्लेस हो जाता है इधर उधर, और वो हमने तो देखा है कि बार में तो ये बीसीडी में तो जो फॉर्म्स आपकी है वो बेसमेंट में ऐसी जगह पे है कि आप ढूंढ नहीं पाओ, तो वहां तो मिसप्लेसमेंट होती रहती है। ऐसे तो हमारे बड़े अच्छे सिस्टम तो है नहीं, और डिजिटल इंडिया नाम किए जा रहे हैं। तो
जब इतना सारा ऑप्शन, ऐसा नहीं है लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कुछ और काम भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली दे देना चाहिए। अब ये जो फिजिकल हियरिंग का ये भी यही हुआ ना कि रोक दिया गया कि भाई आप और कोई स्टेप मत लेना, हमने फिजिकल वो शुरू कर। फिजिकल में हो क्या रहा है ये, और मैं आप मेरा इंसिडेंट है, एक साकेत में डिवोर्स वाला इशू था, उसमें इसी दौरान फाइल हुआ था। अब वो हस्बैंड वाइफ कहते नहीं अब हम नहीं लड़ेंगे तो विड्रॉ कर लो। मैंने जज साहब को कहा, उन्होंने विड्रॉ कर दिया, चलो ऑनलाइन पे ही हो गया। अब दूसरी दफा ये हुआ कि दूसरे जज के पास गया, सेम जज के पास 2 दिन बाद एक और मैटर लगा, विड्रॉ करना है जी। वो रीडर साहब कहते नहीं आप फिजिकल हियरिंग में आओ, क्योंकि उसने तो तंग करना था जबरदस्ती फिजिकल हियरिंग में आओ। मैंने उनको कहा मेरे को जज साहब से बात करवा दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, मुझे तो विड्रॉ ही करना है, वो कोई, मैं तो लॉयर हूँ, कोई उसमें अभी वो भी नहीं हुई थी, अभी सर्विस भी नहीं हुई थी ढंग। तो जज साहब से डायरेक्टली बात करी कि ऐसे ऐसे इशू है, तो जज साहब कहते हैं हाँ कोई बात नहीं आप विड्रॉ कर। तो एक्चुअली हेल्प नहीं मिलती है, जहां हेल्प हम सीख भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल वाली बात तो है ही है, लेकिन हेल्प भी जो है वो कि आप फिजिकली हियरिंग में आ जाओ, और करना क्या है वहां भी तो विड्रॉ ही करना था मुझे। तो ऐसे इश्यूज जो है वो मेंटल स्ट्रेस ज्यादा करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है ही है, वो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू। थैंक यू कपिल जी। अब मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई सजेशंस हैं तो प्लीज शेयर करें। और कपिल जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको अपने विचार रखते हुए, सजेशन देते I would हुए like इसे to फाइंड अप। यस प्लीज। I would like to say something. या प्लीज। Hello. हाँ उर्वशी। Yeah, what? हाँ, Kapil said that. ठीक है, if you want to sell food, you can sell, and अगर online पढ़ाना भी चाहते हो तो you can do that. But there are two issues here. Once people know you are a lawyer, okay. Now if you start doing some other things, एक लोग समझते ओ अच्छा इसका तो चल नहीं रहा है, तो he or she is not a good lawyer. ओके, सो वो स्टैम्प लग जाता है, ठप्पा लग जाता है, आगे के लिए अगर कोई केसेस आ भी रहे हैं तो भी नहीं। that thing is there. Yeah, And totally agree with you. I second totally thing, agree with you. हाँ, this is the issue with many Yes, you have- lawyers. Correct. You have raised a very valid point. Yes, Correct. you're right. And second thing is, if you are devoting time to that other business, जब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोर्ट पूरा बंद ही हो गया है, आपका माने केसेस आने के भी चांसेस नहीं है, ये आप तो प्रयासरत रहेंगे कि केसेस आए एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन फिर वो टाइम कैसे यू विल apportion that time to some other thing, to your profession also. Yes. Because Actually, each I thing is think- demanding. Correct. I agree. Each thing is demanding. I agree to that, but see, it's again question of now it is question of life and death, and it's question of more management of time. When I agree to your first point that एक जो आने वाले केसेस हैं वो भी नहीं आएंगे, वो एक है। The other is the juggling part between your this profession and that new work. See, you're not going to take that for like permanently. मैं तो सोच रहा हूँ कुछ लोगों को ले लेना चाहिए परमानेंटली, क्योंकि लॉ में तो अब कुछ रह ही नहीं गया ना, कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं है अब, तो मैं वो भी सोचता हूँ। लेकिन और जहां तक सवाल है उसका कि लोग जो है हमें इस नाम से जानेंगे कि नहीं चल रहा है, मुझे याद आया कि काफी साल पहले की बात है, एक लॉयर हैं यही हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं, तो उनका ना बिजनेस है, वो गुजराती हैं, तो उनका ये कुशन कवर और इन सब का एक बिजनेस है, तो वो हाथ बटाती हैं अपने हस्बैंड का उस काम में। तो एक बार कोई कॉलोनी से ही आए मेरे पास उसके लिए एडवाइस के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि वो भी लॉयर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो वकील नहीं है, वो तो उनका बिजनेस है। Exactly, exactly यही होता है।
तो उन्होंने कहा नहीं वो तो वकील True. नहीं है, वो तो उन्होंने ऐसे ही बोर्ड लगा रखा है, वो तो हर वक्त अपने मतलब वो बिजनेस है, उनका बिजनेस करती है। तो ये कोविड की बात नहीं है, उससे बहुत पहले की बात है। तो लोग जो है मतलब खुद ही एक तरह का एक आपको ना तमगा पहना देते हैं कि आपकी पहचान जो है वो खुद आपके एक्ट एंड एक्शन से गैदर कर लेते हैं कि भाई ये हैं आप। आपने बोर्ड लगाया, कहते हैं ऐसे ही बोर्ड लगा दिया उन्होंने, वो वकील नहीं है, वो तो अपने हस्बैंड के बिजनेस में है। एक्चुअली भी मेरा मैं ये सोचती हूँ कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की जगह जो है ना सम न्यू एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कोर्ट इटसेल्फ, हाँ, जो कि हमारे क्रिएशन ऑफ काम सम, से रिलेटेड है, क्रिएशन ऑफ वर्क। जैसे कि ये मतलब जितने भी ये जजेस को जो रिसर्च वर्क होता है, मतलब दे शुड एंगेज मोर लॉयर्स इनटू इट। हर थाने के अंदर लॉयर्स को अपॉइंट किया जाए, वो जाके बैठेंगे और वो कंप्लेंट लिखेंगे। लेट दिल्ली गवर्नमेंट इनिशिएट सम स्पेशल डेस्क। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कोई जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई जो है थानों के अंदर नहीं बैठती है। कहने के लिए आपने महिला डेस्क बना दिया है, पर वो पुलिस वाली जो वहां बैठी होती है वो सिर्फ महिला को सुन तो लेती है, मगर वो महिला की कंप्लेंट तो लिखती नहीं है। व्हाई डोंट दे कम? एक्चुअली दिस काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू एवेन्यूज जो हमारे काम से रिलेटेड है, जिससे हमको मतलब पैसा मिले, जिससे और गवर्नमेंट गारंटी करे, क्योंकि देखिए इस वक्त पैसा अगर किसी के पास है तो सिर्फ सरकार के पास है। तो बजाय इसके कि एकदम अल्टरनेटिव उसकी तरफ सोचे, ठीक है वो जिसको करना चाहे वो कोई करे, हमको कोई उसमें बात नहीं है, पर बात ये है कि भाई आप लीगल जस्टिस सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है आप उसको कैसे तोड़ सकते हो? ये क्वेश्चन पॉइंट इज वेल टेकन। आई वाज सी, अगर ब्लैंकेट परमिशन दे देते या दे देते हैं तो उसमें कोई हाँ, खर्चा नहीं होता। एग्री हूं, वो ठीक है कपिल, आपका खर्चा नहीं होता उसमें। आपका पॉइंट ठीक है, पर एप्रीहेंशन दूसरों की बात। हाँ, एप्रीहेंशन डिस्कसिंग कि उसमें क्या हाँ दुनिया तो कहीं नहीं जीने दे रही है छोटा, पहले भी नहीं जीने वो देती थी, अब भी नहीं देने देती। हाँ, तो अभी और कर इसमें लो। दुनिया में सबसे ज्यादा तंग करने वाली सरकारें हैं एक्चुअली। अब जो है अच्छा नगमा, मैम, एक वी हैव वन सुमन सिंह विद अस, तो उनसे एक हाँ, ले लेते इफ हैं शी अगर कैन, उनको। यस, अगर एंड नगमा भी अभी अभी आई हैं। अब नगमा से भी कुछ पूछ सकते हैं, उन्होंने कभी देखा, अभी अभी एडमिट हुई है नगमा। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। एडमिट कर दिया आपने? हाँ कर दिया मैंने। ओके। सो सुमन जी, अगर कोई आपने पॉइंट रखना हो या नगमा जी आपने रखना हो। नगमा जी तो अभी ज्वाइन कर रही हैं, उनका ऑडियो अभी ज्वाइन नहीं हुआ। और वी हैव ऑलरेडी शॉट 15 मिनट्स, अगर कुछ ज्यादा नहीं तो वी कैन वाइंड दिस। वी कैन वाइंड अप, यस। लेट सुमन एंड लेट एनीबडी एल्स, अगर कोई भी कुछ आप रखना चाहें या कोई इस पर ही रखें कि भाई स्ट्रगल कैसे बिल्डअप करें। आई थिंक अगर रखें, क्योंकि मुझे तो स्ट्रगल के अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं। See, I have a very small thing, like at an individual level, what one can do is to simplify your survival. We have to start making effort to distinguish between हमारी needs क्या है, हमारी wants क्या है। काफी लोग क्या कहते हैं, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, रजत ऑलरेडी सिंप्लीफाइड। मैम नहीं it's नहीं, not, जिन्ना सिंप्लीफाइड उनकी भी सिंप्लीफाइड होगी अब तो। well that's good then, but many people I've seen, they are not simplifying their life, even uh, becoming a burden, and then Here is the complaining. question of survival. Here we are fighting that how to survive. Needs and life is anyway, but we are actually, the question is of, like, if you have heard Urvashi. Ma'am, I'm I mean, look only, at the ma'am, I'm situation. only saying this thing that at an individual level, this is the only thing one can do during the COVID time to just simplify their survival, because there is no other way. Otherwise, so then you are in the loophole totally. We have the way out. The point is, this is a question of, as Kapil has been putting it, this is a question of life and death for the lawyers. So thing is that to save the life, we must come forward. It is not only the question of simplifying your life. People are actually, तुम्ही नहीं एक्सपीरियंस रखा ना कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहा था तो उसने बोला मुझे खिला दो। इससे ज्यादा तो, इससे ज्यादा हम इससे What I ज्यादा just हम said, I क्या also वो spoke in terms of it with respect to people जो कि सामने आना नहीं चाहते हैं। जैसे अभी one of the panelists said that there are people who are
who are suffering and not vocal about it. So if they're not vocal about it, at least what they can do is, simplify their life. Many people are not even simplifying their lives. Hello Ask everyone. others also. I think Suman and if they have to say anything. कपिल जी आप म्यूट हैं. हाँ, sorry. जी. Nagma ji, can you hear us? मुझे लगता है उनका अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ. So let's close on. Yes. Wrap up It this can meeting. be closed at I think let someone close it at a. So I'll close down. I'll take that opportunity to wrap up this meeting. Thank you all the participants for joining this meeting and all the panelists, right from Poonam ji, Urvashi, Hina, Rajat, Shobna ji, and people who came forward to at least show their hands and support. So thank you all for joining this. Hope we'll get some ideas from this meeting today and try to do whatever struggle or sangharsh or whatever action point we can come out of this meeting and take this cause forward. Thank you all. Thank you. Thank Thank you. you Kapil ji. Thank you, Thank you very everybody. much You. to run this Thank you, sir. Thank you. webinar and Thank you. discussion smoothly. Thank you. Thank you. Bye for now.